नीतीश कुमार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू ने कहा कि देश चाहता है तो अटल को मिले सम्मान। फारूक अब्दुल्ला ने वाजपेयी को भारत रत्न से भी बड़ा बताया। राज बब्बर ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें बड़बोला साहेब बताया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में मोदी लड़कियों का पीछा करते हैं। बीजेपी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि राज बब्बर नाचने गाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। इससे पहले मनीष तिवारी ने मोदी को साहेबजादे कहा था। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर मुकाबला करने की चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया है। उन्होंने कांग्रेस को झूठ बोलने की फैक्ट्री करार दिया। आगरा में 31 नवंबर को होने वाली मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नया तरीका निकाला है। यहां कार्यकर्ता मुफ्त में चाय बांटकर लोगों को रैली में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर दिखने लगा है। सरकारी अस्पतालों में आंखों की जांच नहीं हो रही। जननी सुरक्षा योजना से जुड़े कार्यक्रम कल से बंद हो जाएंगे। 20 नवंबर से लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ईसीजी जैसी इमरजेंसी सेवाएं ठप करने का ऐलान किया गया। हापुड़ में हुई बैंक डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2,74,000 रुपए, एक कार और बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए। पीलीभीत में एक फर्जी सीएमओ को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स ने अपने लेटरहेड पर एमबीबीएस, एमएस, एमसीए जैसी डिग्रियों की फहरिस्त लगा रखी है। जब पुलिस ने जांच की तो इसके पास कोई भी डिग्री नहीं निकली। चीन में बर्फ ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बर्फबारी से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। यूपी में बिजली की हालत किसी से छिपी नहीं। पावर कॉर्पोरेशन की बिगड़ी सेहत भी जगजाहिर है। ऐसे में सूबे में बिजली के दर्द की मारी जनता को सुकून देने के लिए जो थोड़े बहुत सरकारी वादे हुए भी, वो भी तंत्र के मकड़ जाल में कुछ यूं उलझ कर रह गए कि हालात बदलना तो दूर, बदलाव के नाम पर भी कुछ नहीं हुआ। सूबे में ट्रांसफार्मर लॉबी का दबाव इस कदर है कि उसके सामने खुद सूबे के मुखिया भी बेबस नजर आते हैं। जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 2012 में उत्तर प्रदेश की कमान सबसे युवा मुख्यमंत्री के हाथों गई तो बेहतरी की उम्मीद भी जगी। भारी बहुमत से सत्ता हासिल करने वाले अखिलेश यादव ने सत्ता संभालते ही सूबे के सबसे कमजोर नब्ज पर हाथ रखा और वादा किया कि बिजली को सुधार देंगे। सुधार की राह में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया तो नजर सबसे पहले उन घटिया ट्रांसफार्मर्स पर गई जो हर रोज फूंक जाया करते थे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि घटिया ट्रांसफार्मर सप्लाई करने वाली कंपनियां ब्लैक लिस्टेड की जाएंगी। बस इसी ऐलान के बाद ही शुरू हुआ तंत्र, राजनीति और भ्रष्ट कारपोरेट लॉबी के गठजोड़ का ऐसा खेल जिसने मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेर दिया। जो भी ट्रांसफार्मर निर्माता लोग थे, ये मिलकर इन्होंने अपनी साजिश में कामयाब हो गए और इन्होंने जो 10% के ऊपर एक नॉर्म बना के और अपने आप को इन लोगों ने निर्दोष साबित करा दिया। ये गलत है, क्योंकि ऑल इंडिया में कहीं भी गारंटी पीरियड की जो क्षतिग्रस्तता है, वैसे तो हमारी क्वालिटी कंट्रोल कमेटी ने 1% माना है, लेकिन ऑल इंडिया में भी अगर देखा जाए तो 2% के ऊपर कहीं भी नहीं है। फिर भी इन लोगों ने साठ गांठ करके सबको 10% का मानक मनगढ़ंत बना के और सबको दोष मुक्त कर दिया। और हमको बड़ा आश्चर्य की बात हो रही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के बाद इतना बड़ा गेम हो गया। मुख्यमंत्री के सख्त ऐलान के बाद सक्रिय हुई ट्रांसफार्मर लॉबी ने उस वक्त के यूपी पीसीएल के चेयरमैन अवनीश अवस्थी को हटवा दिया और इस भ्रष्ट तंत्र ने एपी मिश्रा को एमडी पावर कॉर्पोरेशन बनवा दिया। ये वही एपी मिश्रा हैं जो पिछली सरकार में भी ट्रांसफार्मर खरीद के लिए जिम्मेदार थे और बिजली विभाग में कई प्रमुख पदों पर रहे हैं। बात करें अवनीश अवस्थी की तो उन्होंने घटिया ट्रांसफार्मर सप्लाई करने वाली कंपनियों को नोटिस भेजी थी। इन कंपनियों में सबसे ऊपर नाम था एक्यूरेट प्राइवेट लिमिटेड का, जिस पर समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का वरद हस्त है और इनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी छोड़कर लगभग सभी सियासी दलों में रह चुके हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग के सदस्य अवधेश वर्मा का दावा है कि उसी नेता के दबाव में अवनीश अवस्थी हटाए गए थे।
6 महीने के बाद ही पूरी लॉबिंग शुरू हो गई। इतनी बड़ी लॉबिंग हुई कि इसमें हमको याद है कि उस समय माननीय अवनीश अवस्थी साहब थे, उनको हटा भी दिया गया था जब उन्होंने लॉबिंग करना शुरू किया इन ट्रांसफार्मर निर्माताओं के खिलाफ। इससे पहले 9 सितंबर 2011 में यूपीपीसीएल के चेयरमैन नवनीत सहगल ने एमडी पावर कॉर्पोरेशन को पत्र लिखकर कहा था कि एक्यूरेट कंपनी के 500 में से 127 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा उन पर और उनका साथ देने वाले पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद 16 सितंबर 2011 को निदेशक वितरण जवाहरलाल ने आदेश दिया कि एक्यूरेट कंपनी को आदेशित 6650 ट्रांसफार्मर सप्लाई करने का ठेका रद्द किया जाए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 500 ट्रांसफार्मर इसने सप्लाई किया जिसमें 127 ट्रांसफार्मर इनके खराब हो गए, गारंटी पीरियड में लगते ही खराब हो गए। उस पर बहुत ही हल्ला मचा और हमारे जो सीएमडी तत्कालीन उस समय थे माननीय नवनीत सहगल साहब, उन्होंने लिखा भी इसकी गुणवत्ता खराब, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरा मामला कागजों में दफन कर दिया गया। 2011 में उस वक्त के पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नवनीत सहगल का ये आदेश है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि मिसेस एक्यूरेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि उनके 500 ट्रांसफार्मर्स में से 127 क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चेयरमैन के इस आदेश के बावजूद मिसेस एक्यूरेट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ है, पुरानी सरकार और नई सरकार दोनों के दौरान एक्यूरेट कंपनी पर शिकंजा कसने और घटिया ट्रांसफार्मर की सप्लाई रोकने के लिए न केवल कोशिशें हुई बल्कि आदेश भी जारी हुए, लेकिन बावजूद इसके हालात नहीं बदले। सवाल बड़ा ये कि आखिर ये सब कुछ कौन करा रहा है और किसके दबाव में हो रहा है? क्या वाकई ट्रांसफार्मर लॉबी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती? विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। पुरानी बीएसपी सरकार के दौरान एक्यूरेट कंपनी को दिए गए ठेकों को रद्द करने का आदेश हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। नई सरकार आई और ब्लैक लिस्टेड करने की बात हुई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा खेल हुआ कैसे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटिया ट्रांसफार्मर सप्लाई करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए तो कार्रवाई आगे भी बढ़ी। तत्कालीन चेयरमैन अवनीश अवस्थी ने कई कंपनियों को नोटिस भेजा, लेकिन खुद अवस्थी को ही जाना पड़ा। 23 फरवरी 2013 को क्वालिटी कंट्रोल पर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने पावर कॉर्पोरेशन से कहा कि ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने की दर अगर 1% से ज्यादा हो तो उस कंपनी को काम न दिया जाए। इस कमेटी में IIT कानपुर के प्रोफेसर SC श्रीवास्तव भी थे, लेकिन इस सुझाव को कूड़ेदान में डाल दिया गया और भ्रष्ट तंत्र से एक नया रास्ता निकला। कहा गया अगर किसी कंपनी के ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्त होने की दर 10% से ज्यादा हो तो उसे काम नहीं दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक्यूरेट कंपनी के ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्त होने की दर 9% से ज्यादा और 10% से कम थी। इसी तरह 7 कंपनियों को योग्य बताया गया। इसमें टेक्निकल एसोसिएट्स का प्रतिशत 9.95, एक्यूरेट का 9.09 और लक्ष्मी ट्रांसफार्मर की दर 7.61 थी, जबकि बाकी की 5% से कम थी। आपको बता दें कि देश भर में उन्हीं कंपनीज को ट्रांसफार्मर सप्लाई का काम मिलता है जिनकी क्षतिग्रस्तता की दर 3% से कम होती है, लेकिन यूपी में इसे 10% कर दिया गया। क्यों किया गया ये समझना मुश्किल नहीं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि लक्ष्मी ट्रांसफार्मर कंपनी भी सरकार में काम कर रहे एक अधिकारी के भाई की है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि पावर कॉर्पोरेशन के जो कागज है, कभी उसमें 5% का मानक बनाया जाता है, कभी 7% का मानक बनाया जाता है और कभी 10% का। मतलब कि जैसे चाहते निर्माता जो भी चाहता है, निर्माता जहां भी अपने आप को फिट रखना चाहता है वही मानक पावर कॉर्पोरेशन जारी कर देता है। और कुछ ऐसे चुनिंदा यहाँ पे निर्माता हैं जो पावर कॉर्पोरेशन को पूरी तरीके से अपने अनुसार चलाते हैं, जहां पे वो फिट होते हैं, जो भी उनकी परसेंटेज आती है वही मानक बन जाता है। सूबे में ट्रांसफार्मर सप्लाई के लिए मानक निर्धारित करने के लिए फैसला 4 जुलाई 2013 को हुआ और इससे महज एक दिन पहले यानी 3 जुलाई को क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी ने लिखकर कहा था कि 3-4 स्टार वाले ट्रांसफार्मर कंपनी को ही काम दिया जाए, लेकिन उसे नहीं सुना गया। 2012 आया, चुनाव हुआ, सत्ता बदली, नए मुख्यमंत्री आए और उन्होंने घटिया ट्रांसफार्मर सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, ब्लैकलिस्ट करने को कहा। कोई कार्रवाई नहीं हुई, लीपापोती कर दी गई। कार्रवाई की तो छोड़िए, इसी मेसर्स एक्यूरेट कंपनी के हिसाब से नीतियां बना दी गईं और आज भी उस कंपनी को जिसको कभी ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा गया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश अब भी फाइलों में हैं, उसी कंपनी को फिर से काम दे दिया गया। साफ है, पावर कॉर्पोरेशन में नेता, अफसर और कॉर्पोरेट लॉबी का खेल खुलेआम चल रहा है और ये तंत्र शायद अब इतना प्रभावशाली है कि इसके आगे खुद सीएम के निर्देश भी काम नहीं आ रहे। ये मिसाल है
पावर कारपोरेशन से जुड़ी कंपनियों की, अधिकारियों की और नेताओं के गठजोड़ की। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में बिजली की ये हालत है, ट्रांसफार्मर्स की ये हालत है कि मुख्यमंत्री की मंशा को भी दरकिनार कर दिया जाता है इस नेक्सस के द्वारा। कैमरा पर्सन जेपी के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अक्सर मना किया जाता है कि बिजली से मत खेलो, बड़ा झटका लगेगा। ऐसा लगता है कि काफी बड़े बड़े झटके अधिकारियों को दिए गए, उनकी कुर्सियां खाली करवाने के लिए और फिर वापस बैठाने के लिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खराब ट्रांसफार्मर की सप्लाई का पूरा खेल हुआ है, उस बात को तो आजम खान ने भी कहा था, मुख्यमंत्री ने भी कहा था। तो सरकार के इतने बड़े बड़े मंत्री एक किनारे रख दिए गए और बाकी सारा खेल चलता रहा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं से कहीं ये पूरा माल पहुंचा होगा। कौन कौन से स्तरों पर ये पूरा खेल हुआ होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यह माल का ही खेल है। और अगर हम नई जो नीति बनी है 10-25% से कम ट्रांसफार्मर वाली कंपनियों को काम दिया जा रहा है, तो 3 कंपनियां ऐसी हैं जो 5 से 10 के बीच में जिनका क्षतिग्रस्तता का रेट है, और बाकी की जो 4 कंपनियां हैं वो 5, एक कंपनी का तो 2.53 है। तो उसी कंपनी को सारा काम क्यों नहीं दे दिया गया? सवाल इस बात का है। दरअसल ये सारा खेल पैसे का है, कमीशन खोरी का है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हम अखिलेश यादव की ही क्यों बात करें, मायावती बहुत स्ट्रिक्ट सीएम मानी जाती थी, लेकिन उनके जमाने में भी यही सब कुछ हो रहा था जो आज अखिलेश यादव के जमाने में हो रहा है। यानी सरकार बदलने से इन ट्रांसफार्मर लॉबी और नेता अफसरों और भ्रष्ट अधिकारियों का जो गठजोड़ है, कंपनीज का जो गठजोड़ है, वो टूटने वाला नहीं है। विवेक, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार बदली है, कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन अगर कोई अपनी जगह पर है तो वो है वो कंपनियों के मालिक, कंपनियां, और दूसरे हैं अधिकारी। तो ये समझा जाए ना कि सरकार तो आती जाती रहती है, अधिकारी जो चाहते हैं और जो कंपनी के मालिक चाहते हैं, दरअसल नीतियां उस तरीके से आती जाती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं शेखर, इसमें ज्यादा स्थायित्व है। जो गठजोड़ है अफसरों का, कंपनीज का और कुछ नेताओं का, वो पावर कारपोरेशन में आज से नहीं कई दशकों से काम कर रहा है। 1-2 अफसर ऐसे हैं जो पिछले 8-10 सालों से उसी पोस्ट पर बने हुए हैं, क्योंकि सारा काम उन्हीं के जरिए किया जाता है। कुछ अफसर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो नीचे के तमाम अफसर हैं वो सब वही के वही हैं, जो इन भ्रष्ट नेताओं के चंगुल में है, जो उन कंपनीज के हिसाब से नीतियां बना करके ऊपर पहुंचाते हैं और फिर इनको पैसा दे करके फाइनल करा लिया जाता है। आप बताइए कि ये कौन सा नियम है कि अगर पूरे देश में 2 से 3% क्षतिग्रस्तता दर है ट्रांसफार्मर कंपनीज के लिए, तो उत्तर प्रदेश में 10% करने का मतलब क्या है? यानी कि घटिया से घटिया ट्रांसफार्मर सप्लाई करिए, क्योंकि पैसा जनता का है, उस पैसे को लूटा कैसे जाए, इस हिसाब से नीतियां बनती हैं। ये नहीं देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर अच्छे होंगे, अच्छी गुणवत्ता के होंगे, तो उससे जनता का भला होगा। विवेक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरा खेल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बिजली की समस्या तो पिछली बार भी रही होगी। मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं, पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ भी करते हैं, तो क्या उनको बताया गया होगा और क्या सवाल रखे भी होंगे मुख्यमंत्री ने, या वो बात करके भूल गए होंगे? मुझे नहीं लगता कि आजम खान या मुख्यमंत्री जब ये बात कहते होंगे तो वो फॉलो अप नहीं करते होंगे। हम कर रहे हैं ना खबरों का। जी बिल्कुल, फॉलोअप जरूर किया गया होगा। यही मैं बता रहा हूं शेखर की वो जो लॉबी है कुछ नेताओं की, कुछ अफसरों की, कुछ कंपनीज की, वो इतनी ताकतवर है कि मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कोई मुख्यमंत्री आकर के कुर्सी पर बैठ जाए, इस लॉबी के खिलाफ काम करने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि सारा पैसे का खेल है और पैसे की जरूरत सबको होती है। तो जो ये सिस्टम बना हुआ है भ्रष्ट तंत्र का, वो सिस्टम लगातार काम करता चला आ रहा है। सरकार किसी की भी हो, मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे पुराने नेता हैं। हाँ, एक बात तो विवेक समझनी पड़ेगी ना। देखिए, पैसे का खेल भी है, मान लीजिए कोई भी खेल है, वो तब तक चलेगा जब तक उसमें मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। या तो ये कह दिया जाए कि सब ऊपर से नीचे तक अब इसमें शामिल हो गए हैं, या फिर अगर कोई बैरियर है तो वो नहीं चलने देगा, और खासतौर से जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसको इस बात की जानकारी ना हो और वो नजरअंदाज कर दिया गया हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पूरे खेल में अफसरों की एक ऐसी लॉबी भी है जो इस सक्रिय रहती है और जो हर स्तर पर अपने आप को किसी न किसी तरह उनको मना लेती है, समझा लेती है, या किसी भी तरह से उनको अपने पक्ष में कर लेती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये सिस्टम नहीं बदल सकता है जब तक कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला आदमी ना आ जाए और उसको पूरा सपोर्ट सत्ता का ना हो। तो सत्ता का सपोर्ट शुरू में इसलिए किया जाता है, अक्सर मैंने देखा है
तमाम विभागों में कि शुरू में धमकाया जाता है, डराया जाता है कि ऐसी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन फिर उस कार्रवाई को टालते हुए तमाम तरह के फायदे ले लिए जाते हैं। तो यही सिस्टम उत्तर प्रदेश की पावर कारपोरेशन में लंबे समय से चला आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये अभी की सरकार या पिछली सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, 10-20 साल पहले जो ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, आज तक उनकी लॉबी इस पावर कारपोरेशन में सक्रिय है तमाम विभागों में और तमाम निजी कंपनीज के साथ। तो आप समझ लीजिए कि ये कितने दशकों से चला आ रहा है और उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था यूं ही नहीं बिगड़ी है। ये सब कारण है उसके लिए कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए त्राही त्राही मची हुई है। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपने गॉडफादर किताब पढ़ी हो तो उसमें एक डायलॉग है कि मैं उसे समझा दूंगा और वो समझ जाएगा। अब सवाल यह है कि कंपनी के मालिक यानी जो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं वो अधिकारियों को समझा रहे हैं, अधिकारी सरकारें बदलती हैं और उनको समझा ले जाते हैं। अब ये समझिए, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा कि कौन किसका गॉडफादर है। लौट के आते हैं। जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो। महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। डिम्पल और पिंपल? घबराइए मत, डिम्पल को तुम संभालो, पिंपल्स को हम संभालते हैं। तो फिर सही है, क्लीन श्योर क्रीम और साबुन MN फार्मा द्वारा निर्मित। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। अब एक कंपनी का नाम इतनी देर से आप सुन रहे हैं, एक्यूरेट। इसकी एक्यूरेसी का अंदाजा अब तक आपको इसके कारनामों से लग गया होगा, लेकिन एक्यूरेट ट्रांसफार्मर कंपनी पर सरकारी मेहरबानी की बात नई नहीं है। इसके मालिक हैं CL शर्मा, गाजियाबाद के सिहानी इलाके के रहने वाले हैं। बताते हैं कि शर्मा साहब 1980 तक गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में स्टोर कीपर की नौकरी करते थे। 1980 के बाद इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। धीरे धीरे शर्मा की कंपनी को राजनीतिक संरक्षण मिलना शुरू हुआ। कहा जाता है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार के एक ऊर्जा मंत्री की इनके ऊपर खास मेहरबानी रही और उसी वक्त के शर्मा के कारोबार ने रंग पकड़ना शुरू किया। इसके बाद यूपी में जो भी ऊर्जा मंत्री बना, CL शर्मा से उसका नाता बना रहा, फिर चाहे वो SP के ऊर्जा मंत्री हो या फिर लोकतांत्रिक कांग्रेस के। सभी ने एक्यूरेट ट्रांसफार्मर कंपनी को आउट ऑफ टर्न काम देना शुरू किया। किसी ने भी नियम कानून नहीं देखे, जबकि ये सरकारी रिपोर्ट्स की सच्चाई है कि एक्यूरेट ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा घटिया माने जाते हैं। बावजूद इसके इस कंपनी को न केवल काम मिला, बल्कि तमाम आरोपों के बाद भी ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई के लिए यह कंपनी पसंदीदा बनी रही। बताते हैं कि इस कंपनी में कई नेताओं की पार्टनरशिप भी है, जिसके चलते नोएडा और गाजियाबाद में अब CL शर्मा ने कई कंपनियां खोल ली हैं। इतना ही नहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शिक्षा भी बेच रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में CL शर्मा का दखल है और एक्यूरेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी उन्होंने खोला हुआ। आप समझिए वहां से पढ़ने वाले कैसे इंजीनियर बनते हैं। महज 33 साल में करोड़पति बनने वाले CL शर्मा की पूरी कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन इस कहानी से सवाल भी उठते हैं। क्या वाकई एक मामूली सा स्टोर कीपर सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर इतने बड़े एम्पायर का मालिक बन सकता है? विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बात शुरू होती है 1980 से और अब तक आकर के थमी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, क्या सरकार की कोई मंशा है
कि इस कंपनी को या इस ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि ये 10% खराब बना रही है। ऐसे लोग भी होंगे जो 25-30% खराबी सप्लाई करने के लिए लायक माने जाएंगे। अगर यही पैमाना है तो वो कमीशन भी ज्यादा देंगे। देखिए, यहाँ पर चूंकि कंपनियां पहले से चिन्हित कर ली जाती हैं कि काम इनको देना है, तो उनके अपने नॉर्म्स के हिसाब से नीतियां बना दी जाती है। शेखर, मैं एक सवाल का जवाब सरकार से चाहूंगा कि ये जो क्षतिग्रस्तता दर का पैमाना बताया गया है, उसमें एक कंपनी ऐसी है जिसकी 2.53 क्षतिग्रस्तता दर है और जो एक्यूरेट की है वो 9 के ऊपर है। तो 9 के ऊपर के हिसाब से आपने नीति क्यों बना दी? 2.53 क्षतिग्रस्तता दर के हिसाब से नीति क्यों नहीं बनाई? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक्यूरेट कंपनी को इस पूरे काम में शामिल किया जाना था, लिहाजा उनकी सुविधा के हिसाब से नीतियां बनाई गई। जब नीति ही भ्रष्ट होगी तो भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। सवाल यह कि यह खत्म कैसे होगा, इसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं आया है। कोई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो और चाहे पहले के मुख्यमंत्री रहे हो, ये CL शर्मा की एक्यूरेट कंपनी कई साल से करती चली आ रही। कई बार इसके ऊपर दाग लगे, कई बार आरोप हुए, जांच हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ही क्यों, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी या कोई भी नेता सरगे बल खड़ा हो जाए तो भी इस नेक्सस को तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। विवेक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह से मामला है तो हम क्या ये मान लें कि सरकार जो घड़ियाली आंसू बहाती है गर्मी के मौसम में कि बिजली का रोना, मुख्यमंत्री ने तो कहा कि हम इस साल ठीक कर देंगे, क्या हम उत्तर प्रदेश के लोग ये मान लें कि दरअसल इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं, हर गर्मी में बहेंगे, लोगों का पसीना जिस तरह से बहता है उस तरह सरकार के आंसू बहेंगे? देखिए, बिजली प्रोडक्शन के लिए काम किया जा रहा है, उसमें भी तमाम तरह के घोटाले जिसका पर्दाफाश जी मीडिया ने किया है। तो जब हर जगह घोटाले हैं तो काम किस तरह का होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का रोल ये होता है कि जो बिजली आ रही है उसको ठीक से सप्लाई कर दे और ज्यादा लोड आए तो उसको बेयर कर ले। लेकिन जब ट्रांसफार्मर घटिया क्वालिटी के होंगे तो जाहिर बात है कि वो ज्यादा लोड पड़ता ही खराब हो जाएंगे। तो बिजली सप्लाई से जुड़ा हुआ ट्रांसफार्मर का रोल है। बिजली उत्पादन एक अलग मैटर है, लेकिन बिजली सप्लाई के लिए जिस तरह के क्वालिटी के ट्रांसफार्मर दिए जा रहे हैं, उससे जो फायदा होना है वो या तो उस तंत्र को होगा, कंपनी को होगा, जनता का उससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि ये पैसा जनता का, इसलिए हमें लगता है कि जो गठजोड़ है और नेताओं का या फिर सत्ता में बैठे लोगों का, उनसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पैसा अगर उनका अपना होता तो शायद उन्हें इसकी चिंता जरूर होती। पैसा जनता का है, इसलिए आपस में मिल बांट करके खा लिया जाए। यही नीति है जो उत्तर प्रदेश में पावर कारपोरेशन में लंबे समय से चल रही है। विवेक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये मामला 1980 से शुरू होता है और अब 2013 चल रहा है, इतने सारे मंत्री बने, इतनी सारी सरकारें रही, ऊर्जा मंत्री कितनी सरकारों में कौन कौन रहा है, क्या हम ये मान लें कि दरअसल उनमें से कोई भी अपनी तरह से ईमानदार नहीं था, वो चाहे जिस तरह की छवि के साथ जनता के बीच जाता हो? क्योंकि ईमानदारी का दावा सब करते हैं, लेकिन क्या ये मान लें कि 1980 के बाद से अब तक कोई ऊर्जा मंत्री ऐसा नहीं है जो वाकई ईमानदार रहा हो? क्योंकि एक भी होता तो आज ये हालत ना होती। देखिए शेखर, हालात तो यही बता रहे हैं, जो नतीजा हालात से निकल रहा है और पावर कारपोरेशन की जो स्थिति हुई है उससे यही नतीजा निकल रहा है। लेकिन बेईमानी की हद उस वक्त से शुरू हुई जब बिजली विभाग को पावर कारपोरेशन बना करके उसको अलग अलग खंडों में बांट दिया गया। उसके बाद से जो भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हुआ वो बहुत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और जी उत्तर प्रदेश लगातार आपको बता रहा है कि किस तरह से ये पूरा घोटाला न सिर्फ शुरू हुआ बल्कि उसको हर दौर में और ज्यादा बड़ा रंग रोगन चढ़ाया गया। कोई भी उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, बीजेपी, कांग्रेस, 1980 के बाद से तो अब तक बहुत सारा पानी बह चुका है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो उत्तर प्रदेश के ट्रांसफार्मरों का भविष्य, क्योंकि जो भूत में था वही वर्तमान में है और उसके भविष्य का अंदाजा पिछले 20 मिनट में आपको लग गया होगा कि दरअसल जिनको ऊपर भविष्य की जिम्मेदारी होती है, यानी चुने हुए नुमाइंदे, वो किस तरह से अपने काम को अंजाम देते रहे हैं। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस CL शर्मा का नाम लिया गया है इस पूरे मामले में, उसके बारे में भी लोगों की दिलचस्पी होगी। जिस तरह से उसने तरक्की की है, जिस तरह से उसने चूना लगाया है सरकार को और जनता को, क्या यह माना जाए कि केवल ऊर्जा विभाग ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां उसका दखल है उन सब में उसने घुन लगा दिए हैं?
इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह के उनके कारोबार लगातार बढ़े हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैनेजमेंट का कॉलेज हो, जाहिर बात है ये दूसरी विभागों से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो कहीं न कहीं उसकी घुसपैठ उन विभागों में हुई होगी। जिस तरह से उसने पावर कॉर्पोरेशन में अपना कद बढ़ाया, अपना काम किया, उसी तरह से अन्य विभागों में करता होगा। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश के कारोबार में और सरकारी विभागों से जुड़े हुए, जिन्होंने घोटाला करके अपने आप को कहां से कहां पहुंचा लिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ पावर कॉर्पोरेशन नहीं, अन्य विभागों में भी उसने इसी तरह का खेल खेला होगा और इसीलिए कई विभागों के अफसर उसके संपर्क में होंगे, जिसकी वजह से उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बहुत शुक्रिया विवेक इस खबर के लिए, इस चर्चा के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये पूरा मामला शुरू होता है 1980 से, उस समय कांग्रेस के ऊर्जा मंत्री थे और खत्म अभी भी नहीं हुआ है, 2013 में भी ये बदस्तूर जारी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल जनता के साथ किस तरह का धोखा हो रहा है। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। लगाते हैं सफेद टीका, बस बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को सर्दी की नजर न लगे। सर्दी की नजर न लगे। मिल गया मच्छर। हेलो अंकल ठीक तो है? वो अभी अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। सर्कस वाला हूँ, सिर्फ आंखों को नहीं, मौत को धोखा देते हैं रोज। उत्तर प्रदेश भारत का ये जी हाँ, वो ही हिस्सा जहाँ सूर, कबीर और तुलसी के साथ साथ नई दुनिया के अजीम शायर फिराक गोरखपुरी और जोश मलिहाबादी ने हमें नवाजा, और जहाँ प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे नामवरों ने अपनी कालजयी रचनाओं से इतिहास रचा। इसी धरती में हमें बिरजू महाराज और गिरिजा देवी जैसी अनमोल सांस्कृतिक प्रतिभा मिली, और इसी हिस्से ने हमें हमारे 4000 साल पुराने इतिहास पर गर्व करना सिखाया।
नीतीश कुमार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। तो केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू ने कहा है, देश चाहता है तो अटल को सम्मान मिले। फारूक अब्दुल्ला ने वाजपेयी को भारत रत्न से भी बड़ा बताया। राज बब्बर ने नरेंद्र